तो मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को रिलेटिव एडवर्ब के बारे में बताऊंगा। आइए हम रिलेटिव एडवर्ब में वाई, वेयर और व्हेन इसके बारे में बताता हूँ। वाई का प्रयोग जो है कारण के लिए किया जाता है। वो वेयर का प्रयोग जो है जगह के लिए किया जाता है। और व्हेन का प्रयोग जो है समय के लिए किया जाता है। इसका जो है प्रयोग कंप्लीट या सेंटेंस में लगभग गुजरात बोर्ड में आते हैं, या तो जो है एडिटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम एक एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि आई डू नॉट नो द रीज़न वाई अशोक लेफ्ट ही स्टडी। मैं नहीं जानता हूँ, कारण नहीं जानता हूँ कि अशोक अपना अध्ययन क्यों छोड़ दिया। तो देखिए, जहाँ पर रीज़न आ जाए वहाँ पर हमेशा वाई का प्रयोग करेंगे। अगर कंप्लीट सेंटेंस में आएगा तो रीज़न तक दिया रहेगा, और रीज़न तक अगर दिया रहेगा तो आपको वाई जो है प्रयोग करना पड़ेगा। वाई के बाद आपको कारण बताना पड़ेगा। दिस इज़ द पोरबंदर वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न। वह वही स्थान है जहाँ पर, आप देखिए वेयर का प्रयोग किया गया है। वह वही स्थान है जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। तो वेयर, जहाँ पर वेयर आ जाए वहाँ पर आपको स्थान बताना पड़ेगा। तो कभी कभी सेंटेंस में आते हैं दिस इज़ द पोरबंदर, यहाँ तक आएगा, और या तो फिर पूरा वेयर तक रहेगा और आगे का सेंटेंस जो है आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि जहाँ पर जगह हो वहाँ पर वेयर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं डू यू नो द टाइम। अब देखो यहाँ समय दिया है। जब आपको मालूम है समय आ गया है तो निश्चय ही वेन का प्रयोग किया जाएगा। डू यू नो द टाइम वेन द गुजरात एक्सप्रेस अराइव्स। अब क्या आपको समय मालूम है कि गुजरात एक्सप्रेस कब आती है। तो यहाँ पर वेन आया हुआ है, इसका मतलब कि समय पूछा गया है। या तो टाइम दिया रहेगा, टाइम अगर दिया रहेगा तो आपको वेन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हुआ वेयर, वाई और वेन। वेन का प्रयोग समय के लिए, वाई का प्रयोग कारण के लिए, वेयर का प्रयोग जो है जगह के लिए किया जाता है। आइए और हम देखते हैं एज सून एज। एज सून एज का प्रयोग जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका भी प्रयोग जो है कंप्लीट सेंटेंस में किया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी आता है एज सून एज को नो सूनर डिड हार्डली स्कार्सली इसमें बदलने के लिए भी आता है। आइए हम फार्मूले के अनुसार आपको इसके बारे में बताते हैं। एज सून एज, एज सून एज के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद जो है अन्य होगा, अन्य के बाद यहाँ कॉमा आता है, कॉमा के बाद फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। अब आपको देखना है कि यह वाक्य जिस टेंस में होगा वही उसी टेंस में दूसरा वाक्य भी होगा। इसमें दो वाक्य होते हैं, एक कॉमा के पहले और एक जो है कॉमा के बाद। तो कॉमा के बाद वाला वाक्य जो है जिस टेंस में पहला वाक्य होगा, पहला वाक्य जिस टेंस में होगा वही जो है दूसरा वाक्य भी उसी टेंस में होगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एज सुन एज ही ओपेंड हीज अम्ब्रेला। जैसे ही उसने अपने अम्ब्रेला को खोला। अब देखिए यहाँ कॉमा आ गया, ये पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट। इट ओपन इन द विंड, यह जो है हवा में उड़ गया, हवा में मुड़ गया, उड़ गया। तो यहाँ पर टर्न, अब देखिए आपको मालूम है यहाँ ओपेंड आया तो यहाँ पर टर्न आया, तो दोनों एक ही टेंस है। ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, इसलिए यह जो है दोनों एक ही टेंस में होते हैं। आगे और बताते हैं, एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। एज सुन एज सीएम इंटर द हॉल। जैसे ही सीएम हॉल में प्रवेश करते हैं सभी लोग जो है खड़े हो जाते हैं। अब आपको मालूम होगा कि यह जो इंटर्स जो है वह प्रेजेंट में है, तो दूसरा स्टैंड भी जो है प्रेजेंट में है। तो कॉमा के पहले जिस टेंस में होता है वही कॉमा के बाद भी होता है, इसलिए टेंस की जानकारी रखना जरूरी है। और यह कंप्लीट सेंटेंस में एक वाक्य दिया रहेगा, और जैसे एज सुन एज ही ओपेंड हिज अम्ब्रेला यहाँ तक दिया रहेगा, और बाकी का वाक्य आपको बनाना पड़ेगा, स्वयं बनाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं नो सुनर। नो सुनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। नो सुनर के साथ हमेशा देन, THAN। तो देन का प्रयोग नो सूनर के साथ क्या होता है, नो सूनर के साथ जो है डू भी आ सकता है, डज भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा। ये भी जो है जिस टेंस में इधर होगा उसी टेंस में उधर भी होगा। यहाँ भी जो है कि उसी टेंस में प्रयोग किया जाएगा, और नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डू डज डिड, डिड रहेगा तो पास्ट रहेगा, डू डज रहेगा तो प्रेजेंट रहेगा। आइए हम इसके एग्जाम्पल को बताते हैं।
डू जैसे नो सूनर डीड, ये देखो पास्ट में है, यहाँ डीड आ गया तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। जब भी डीड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो सूनर डीड ही ओपन हिज अम्ब्रेला देन इट टर्न्ड, तब ये पास्ट में है तो ये भी जो है पास्ट में ही है। आगे हम और भी आगे बताते हैं कि हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा वेन ही आता है। इसका फार्मूला है हार्डली स्कार्सली प्लस हैड होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 आते हैं। इसमें V3 आएगा और पहले वाले वाक्य में V3 आता है, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में जो है V2 आता है। इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हार्डली हैड ही ओपेंड हीज अम्ब्रेला व्हेन ही टर्न्ड इन द विंड। अब देखिए ये वर्ग की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर वर्ग की सेकेंड फॉर्म है। तो जैसा कि मैंने फार्मूले में आपको बताया है कि पहला वाक्य जो है में पहले वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। आगे हम चलते हैं एज इफ़, यह भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन भी बोलते हैं और हर साल यह लगभग बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। एज इफ़ के बाद जो है सब्जेक्ट आता है, एज इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजू प्लेज क्रिकेट एज इफ़ ही वेयर सचिन तेंदुलकर, जैसे राजू क्रिकेट खेलता है मानो सचिन तेंदुलकर खेलता हो, तो एज इफ के बाद सब्जेक्ट आता है। और इसमें खास ध्यान देने वाली बात होती है कि किसी बड़े लोगों से तुलना की जाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर खेलने में अच्छा है, तो खेलने में अपने समय में अच्छे थे, इसलिए उनकी तुलना की जाती है गई है। कोई बड़ा सिंगर होता है, उसकी तुलना की जाती है। मतलब वाक्य में खेल का है तो खेल के जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनकी तुलना की जाती है, जो सिंगर होते हैं तो बड़े सिंगर से उनकी तुलना की जाती है। और कभी कभी यह बोर्ड के एग्ज़ाम में ये भी पूछा भी जाता है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन कौन है, तो सपोजिशन वाले वाक्य में ऐसा एज इफ का प्रयोग किया जाता है। तो दो ढंग से पूछे जाते हैं, एक तो कंप्लीट सेंटेंस में पूछा जाता है और दूसरी जो है उसको वाक्य को छांटने में प्रयोग किया जाता है कि इसमें सपोजिशन कौन है, इसमें कंट्रास्ट कौन है, एक बार टाइम कौन है, ये सब पूछा जाता है। आगे हम चलते हैं सिंस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब देखिए सिंस का दो जगह प्रयोग किया जाता है। सिंस अगर बीच में आवे, सिंस का प्रयोग अगर सिंस अगर बीच में आता है तो वह समय के लिए होता है। जब भी बीच में आएगा समय के लिए होगा। जैसा कि आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस यू केम, मैं जब से आप आए तभी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बीच में आवे तो समय के लिए होता है। जैसे कि सी हैज़ बीन रीडिंग हर बुक सिंस मॉर्निंग, या देखिए दोनों जो है समय के लिए है। अगर सिंस अगर पहले आवे, सिंस वाक्य में अगर पहले आता है तो वह कारण के लिए होता है। ये जो है कारण का प्रयोग करते दिया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न कौन है, तो सिंस अगर पहले आया होगा तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि यह वाक्य जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है। और अगर बीच में आया है तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ये हो गया सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग जैसा कि दो ढंग से होता है, वाक्य के बीच में हो तो समय के लिए, टाइम के लिए, और वाक्य के पहले हो तो कारण के लिए, रीज़न के लिए। आगे हम देखते हैं सो दैट का प्रयोग। सो दैट का प्रयोग, सो दैट में सो दैट और सच दैट का प्रयोग, जिसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट बोलते हैं। ये भी वाक्य आते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट कौन है, तो सो दैट और सच दैट वाले अगर वाक्य होते हैं तो उनको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट भी बोलते हैं। आइए उसका मैं फार्मूला बताता हूँ। पहले सो दैट का फार्मूला बताऊँगा। सो दैट में पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आएगा, इसके बाद सो आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव आएगी, इसके बाद दैट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, शुड और कोई का प्रयोग किया जा सकता है वाक्य के सेंस के अनुसार। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अन्य होते हैं। ये फार्मूले को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यह क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस में भी और वाक्य को छांटने में भी, वाक्य को क्लियर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये हुआ सो दैट। अब आइए हम देखते हैं सच दैट का प्रयोग। सच दैट में पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, सच आएगा, इसमें आर्टिकल आता है। आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है, जो कि सो दैट में ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो उसमें केवल एडजेक्टिव आता है, इसमें आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव आता है। तो दोनों में फ़र्क यही है, सब्जेक्ट वर्ब सच और आर्टिकल, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद दैट आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा कैन कुड मे माइट शुड शैल शुड, और वी1 के बाद वी1 जो इसमें वी1 ही आती है, और इसके बाद अन्य वाक्य आते हैं। तो सच दैट और सो दैट में केवल एक ही अंतर है कि सो दैट में जो है एन नहीं आता है, और सो दैट में एन नहीं आता है, और सच दैट में एन आता है। आगे हम चलते हैं। आप जैसे कि एग्जाम्पल में ही वॉकड सो फास्ट दैट ही कुड कैच द बस। अब देखिए सो के बाद एडजेक्टिव आया हुआ, ही वॉकड इन सच वे, सच ए मैनर, देख लीजिएगा कि सच के बाद यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है ए, तो दोनों में अंतर देखिएगा। तो यह जो है सो दैट और सच दैट का ये फार्मूला है, इसको भी विशेष याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं दो, हाउएवर और एज का प्रयोग, जिसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट बोलते हैं। ये भी वाक्य जो है प्रयोग में आते हैं, और कंप्लीट सेंटेंस में भी आ सकता है, और वाक्य को छांटने में, वाक्य को पहचानने में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अब जैसे दो का प्रयोग, दो के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही सी इट आई वी यू दे, कोई भी हो सकता है, या नेम भी हो सकता है। उसके बाद वर्ब, फिर यहाँ कॉमा होती है, कॉमा के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अन्य, ऐसा। हाउएवर के बाद हमेशा एग्जेक्टिव आता है, और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉमा, इसके बाद फिर दूसरा वाक्य। एडजेक्टिव के अब आगे देखिए, एडजेक्टिव के बाद तब एज आता है, एडजेक्टिव के बाद एज आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर सब्जेक्ट, कॉमा के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अन्य। फिर जैसे कि आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के अनुसार, सभी का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। दो राधा वर्क रेगुलरली सी डिड नॉट गेट फर्स्ट क्लास, यद्यप राधा जो है नियमित जो है काम करती थी, फिर भी वह जो है फर्स्ट क्लास नहीं आई। तो देखिए फिर भी नहीं लगाते, फिर भी इंग्लिश नहीं लगाता, यहाँ कामा से ही काम चल जाता है, कॉमा से ही काम चल जाता है। तो देखिए दो के बाद यहाँ राधा आया हुआ है, राधा मतलब सब, दो के बाद हमेशा सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, आई वी यू दे ही सी इट, या किसी का नाम भी हो सकता है। इसके बाद फिर कॉमा आएगा यहाँ पर, और इसके बाद सी। अब देखिए जो टेंस इसमें होगा वही टेंस यहाँ भी होगा। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जो टेंस पहला वाक्य होगा उसी टेंस में दूसरा वाक्य भी होगा। आगे हम देखते हैं हाउएवर। हाउएवर के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, जैसा कि मैंने फार्मूला में आपको बताया था कि हाउएवर के बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद फिर जो जो टेंस ए होगा उसी टेंस में ए भी होगा। आगे हम चलते हैं रेगुलरली। आप एज का प्रयोग, एज के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, एज के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो रेगुलरली एज राधा वर्कड सी डिड नॉट गेट ए फर्स्ट क्लास। अब देख लीजिए कि एडजेक्टिव के बाद जो है एज का प्रयोग किया गया है। तो फार्मूले के अनुसार आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ में इसमें कंट्रास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। आगे देखते हैं कंट्रास्ट में भी है एट और स्टिल। एट और स्टिल का प्रयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉमा, कॉमा अगर नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर एट और स्टिल का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमा लगाएंगे तो वहाँ पर एट और स्टिल का प्रयोग नहीं करेंगे, और यह हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे कि मीरा वॉकड फास्ट, पहली बात एक सकारात्मक वाक्य होता है और दूसरा जो है नकारात्मक होता है। देखिए जैसा कि वाक्य अनुसार मीरा ने बहुत तेज़ी से दौड़ लगाई, फिर भी वह जो है बस को नहीं पकड़ सकी। तो पहली बात है कि यहाँ सकारात्मक हुआ कि तेज़ी से दौड़ लगाई, ये सकारात्मक, और बस नहीं पकड़ सकी या नकारात्मक। तो यहाँ पर एट या तो स्टिल का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसा स्टिल में दूसरे वाक्यों में दिया गया है। माई मदर इज़ ओल्ड, मेरी मम्मी जो है बूढ़ी है, फिर भी सी इज़ एक्टिव, फिर भी जो है वह कार्यकुशल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ फिर भी स्टिल, यहाँ एट भी हम कर सकते हैं या स्टिल भी कर सकते हैं, या हम अगर कॉमा भी दे देते तो भी मेरा काम चल सकता था। ऐसे अगर हम कॉमा भी दे देते यहाँ पर तो भी काम चल सकता था, लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि एट और स्टिल जो है और बट यह नेगेटिव मीनिंग देता है,
ये भी जो है वाक्य को पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है। आयज का प्रयोग, आयज का प्रयोग दो ढंग से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आयज अगर बीच में आते हैं तो स्वभाव के लिए भी आयज का प्रयोग है। आयज का प्रयोग जो है स्वभाव में के लिए भी किया जाता है। एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर में, जैसे कि अशोक ड्रा एज हिज टीचर ड्रा, अशोक ऐसी ड्राइंग करता है जैसे उसके टीचर भी करते हैं। तो अब जैसे स्वभाव है, जैसा उनका स्वभाव वैसे अशोक का स्वभाव, तो यहाँ मैनर में भी, स्वभाव में भी एज का प्रयोग किया जाता है। करण प्लेज क्रिकेट एज हिज फ्रेंड प्लेज, करण जो है क्रिकेट खेलता है जैसा कि उनका फ्रेंड भी खेलता है, ठीक उसी प्रकार से वह भी क्रिकेट खेलता है। मतलब दोनों के स्वभाव एक जैसे हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस टॉपिक का अंत हुआ, और जैसा कि यह आपको पसंद आया होगा, यदि आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।